मुंह बंद रखो। चुप चुप। हाँ तो चलिए शांत हो जाइए। कहने का मतलब है कि आज विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। पूरा विजयनगर साम्राज्य का इतिहास पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको बस देखते रहेंगे विजयनगर साम्राज्य का इतिहास क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा इतिहास आपको क्लियर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ था और वहाँ की विधि व्यवस्था, वहाँ का रहन सहन, हर चीज आपको कंप्लीट होता चला जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास के बाद ये इसमें क्वेश्चन आंसर भी आज पूरा का पूरा इसी में वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो है विजयनगर का जो है संपूर्ण इतिहास आपको इसी में मिलेगा, है ना। और पूरा एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और बता देंगे आपको कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, ठीक है ना, महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय हो, ऑब्जेक्टिव हो, सभी के सभी क्लियर हो जाने वाले हैं। इसको बस ध्यान से देखते रहिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। एक चीज और बता दें आपको कि मेरे चैनल विद्या निकेतन को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको फ्री में नोट्स जो है प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही बढ़िया एकदम हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ आपको मिलेगा नोट, ठीक है ना। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। एक चीज देखिए, मेन पॉइंट आपको क्या करेंगे, यहाँ पे किताब में देखेंगे मेन पॉइंट, उसको कंप्लीट कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ विठल मंदिर की विशेषता पे ध्यान नहीं देंगे पहले, और आगे कुछ और बातें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ऊपर से पूरा का पूरा कंप्लीट करते चले जाएंगे और पूरा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। पूरा का पूरा कंप्लीट आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। इसको अंत तक देखे रहेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक ही में पूरा का पूरा। विजयनगर साम्राज्य का हर चीज आपको कंप्लीट इसमें हो जाने वाला है। किलेबंदियां, सड़कें, ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाने वाले हैं। नहीं, इधर आ जाइए, कोई बात नहीं है। पूरा का पूरा कंप्लीट इसमें हो जाने वाला है, एकदम से कंप्लीट। यहाँ जैसा कि पहले ही बता दिए हैं कि सब्सक्राइब करें और वीडियो तथा नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट आपको हो जाने वाला है। गजब का ये पूरा कंप्लीट आज हो जाने वाला है। इसमें क्वेश्चन आंसर से लेकर हर चीज, उसका विजयनगर का पतन, शासनकाल, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो जाने वाले हैं। चलिए तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। विजयनगर, देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए, याद कर लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये दो भाई थे। ये दोनों भाई की बात करें, ये हरिहर और बुक्का, ये दिमाग में बैठा लीजिए। एक एक पॉइंट पे दिमाग में बैठा, उसके बाद पूरा का पूरा कंप्लीट ऐसे ही हो जाएगा। हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में, है ना, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नींव डाली। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी कि ये दो भाई जो थे, इनका नाम था हरिहर और बुक्का, जो 1336 में इन्होंने क्या किया, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अच्छा, इसका नाम एक और चीज है, इसका हम्पी। अच्छा, एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, इसके पीछे एक ये किंवदंती है। कहा जाता है कि जब रावण को आप लोग तो जानते ही हैं, रावण क्या किया कि भगवान शिव को ले जा रहा था। भगवान शिव को ले जा रहे, हम अपने वहां ले जाएंगे। भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि देखो, अगर तुम ले जा रहे हो ठीक है, लेकिन यदि तुम जहां रख दोगे ना, वहां से हम हिलेंगे नहीं, ठीक है ना। और यही वो जगह है, वहीं पर जो है, तो इसको हम शिव का स्थल भी मान के चलते हैं। हम्पी की बात करेंगे, विजयनगर की बात, हम्पी की खोज की बात रही। इसमें ये कॉलिन मैकेंजी की बात करें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉलिन मैकेंजी, इसकी खोज करने वाले थे कॉलिन मैकेंजी जो है, अंग्रेज अधिकारी। इनके बारे में भी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सब कंप्लीट हो जाने वाला है। कॉलिन मैकेंजी की बात करेंगे, और कॉलिन मैकेंजी महोदय को आप यहाँ देख पा रहे हैं ना। कॉलिन मैकेंजी महोदय यही है हमारे कॉलिन मैकेंजी महोदय, और इनको आप देख पा रहे हैं। तो हम्पी की खोज भी देखिए 1800 ईसा, देखिए 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी की खोज की गई। विजयनगर की बात कर रहे हैं, है ना।
ये देखिए ये कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, एक अधिकारी था कॉलिन मैकेंजी। इसके बारे में आपको पूछेगा, कॉलिन मैकेंजी के बारे में, है ना। ये पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया, अगर पूछेगा कि यहाँ का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करने वाला कौन है, तो ये कॉलिन मैकेंजी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। देखिए एक और चीज बताएंगे, इसका नाम कैसे पड़ा, यहां ध्यान दीजिएगा। तो इनकी शुरुआती जानकारी इन्होंने बताया, कॉलिन मैकेंजी ने, कि पंपा देवी तथा विरूपाक्ष मंदिर के बारे में भी हम जानेंगे इसमें, और पंपा देवी के बारे में, इन्हीं के नाम पर हम भी ये पूरा का पूरा कंप्लीट हम करते चले जाएंगे। और इनके मंदिरों के पुरोहितों के स्मृतियों के आधार पर कॉलिन मैकेंजी ने बताया हम्पी के बारे में, पंपा देवी के बारे में, और यही चीज विजयनगर साम्राज्य बना। ठीक है ना, आगे देखेंगे। 1856 में छायाचित्रकारों द्वारा भवनों का चित्र बनाया गया था। उसके बाद 1836 में अभिलेख शास्त्री द्वारा अभिलेख एकत्रित किए गए, और सब चीज को एकत्रित करके इसका इतिहास हम लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अब देखिए यहाँ के शासक और व्यापारी की बात करें, यहाँ के शासक और व्यापारी कौन कौन से वंश यहाँ आए और उनका क्या क्या कैसे कैसे किए। तो शासक की बात करें तो अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात होता था। घोड़ों के व्यापारी को कुदराई, चट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। ये भी अब देखिए ऑब्जेक्टिव में ये सभी आप दिमाग में बैठा लीजिए। जो घोड़ों के व्यापारी थे उनको क्या कहा जाता था, यहाँ देख दीजिए, कुदराई, चेड्डी और घोड़ों को व्यापारी कहा जाता था। एक और चीज और बता दे, जैसा कि आपको मालूम है, वास्को डी गामा की बात करें, जो पुर्तगाली 1498 में पुर्तगालियों का आगमन हुआ और अपने साथ क्या लेकर आया था, बंदूक लेकर आया था। ठीक है, और एक चीज और बताए थे कि जो 1498 में वास्को डी गामा जब भारत का जो यहाँ पर आया समुद्री मार्ग के रास्ते से, तो क्यों आया था, मसाले के लिए, है ना। और सबसे पहले आया कहाँ पे, कालीकट में, केरल की बात बता रहे हैं। ठीक है ना, तो वहां पहुंचा था। यहाँ देखिए विजयनगर में भी क्या होता था, मसाला, रत्न, अब बहुत बाजार के लिए प्रसिद्ध था। कौन, विजयनगर। वहां कालीकट की बात कर रहे हैं, केरल में, आधुनिक रूप से उस समय विजयनगर, और आज की बात कर रहे हैं। यहाँ का समृद्ध जनता क्या होता था, महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। ये बड़ा ही उस समय का चला बला था, इसका इतिहास बड़ा ही आप देखिए सुदृढ़ था। वहां मसालों का, रत्नों का बड़ा बड़ा बाजार लगता था, देश विदेश से लोग आते थे यहाँ पर। ठीक है ना, एक चीज और दिमाग में बैठेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से वंश आए और कौन कौन सा शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राजवंश की बात करें, चार, इसको दिमाग बैठा लिए। पहले तो संगम वंश 1336 और 1485 तक। उसके बाद था सुलू वंश 1485 से 1503 तक। देखिए इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लेंगे, पूरा विजयनगर साम्राज्य आपके दिमाग में कंप्लीट हो जाएगा। किताब में भी देख लेंगे और इस वीडियो को रिपीट मारेंगे। उसके बाद आया तुलु वंश 1503 से 65 तक, ये जो है शासन किया। और उसके बाद आया अराविडो वंश 1570 से 1652 तक, इसका जो है रहा। इसमें सबसे प्रमुख और जो सुपर क्लास के जो राजा ये रहा है, ये कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे, इनका जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहा 1509 से 1529 तक। पूछेगा कृष्णदेव राय का शासन काल कहां से कहां तक, 1509 से 1529 तक रहा। ठीक है ना, इनकी कुछ बातें आप बता समझ लीजिए। कृष्णदेव राय के शासन काल की चारित्रिक विशेषता और विशाल सुदृढ़ीकरण था, चूंकि ये बहुत ही ईमानदार और मतलब बहुत ही अच्छे शासक सिद्ध हुए। ठीक है ना, इनके शासन काल में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच क्षेत्र हासिल किया गया। ये दोनों कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं दोआब। और इसी के लिए मार हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध जो हुआ, और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण आपको जानना होगा। ठीक है ना, देखिए यहां पर उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 में, और बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया। यहाँ देखिएगा 1520 में इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इसमें गोपुरम, नोट कर लीजिएगा, गोपुरम को जुड़वाया। गोपुरम का भी आपको हम पिक्चर दिखाएंगे इसमें आगे। इन्होंने अपनी मां के नाम पर नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। इन्होंने क्या किया, एक उपनगर बसाया जिस अपनी मां के नाम पर, इसका क्या था, नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना इन्होंने किया। मतलब हर जगह पे ये आपको इनका जो है
मिलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया। गजब के थे राजा कृष्णदेव राय, बहुत ही अच्छे और वहां के शासक साबित हुए राजा कृष्णदेव राय। इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और अंत तक देखते ही पूरा कंप्लीट, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, पूरा कंप्लीट आपको मिलते चला जाएगा छायाचित्र के हिसाब से। और लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दें। चलिए कुछ और बातें, छोटी छोटी बातों को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण क्या है, लघुत्तरीय में पूछे या दीर्घोत्तरीय में पूछे, तो इसका पतन कैसे हुआ, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु होगा। ऐसे भी पूछेगा कि राजा ये शासक जो थे कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई, तो 1529 में। उसके बाद से इसका काम खत्म होने लगा। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई और विजयनगर साम्राज्य में तनाव उत्पन्न होने लगा, क्योंकि उत्तराधिकारी अब उनके नहीं रहने पर राजा कौन बनेगा। विजयनगर उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष शुरू हो गया, मारकाट शुरू हो गया। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसके शासक कमजोर थे, इतने सुपर क्लास के कोई नहीं जो कृष्णदेव राय थे, उतना बढ़िया कोई नहीं रहा, ठीक है ना। और इस युद्ध की बात करें, एक और तालीकोटा का युद्ध, जो हम दोआब की बात करें, दो क्षेत्रों में जो झगड़ा हो रहा था उसमें युद्ध हुआ, ये भी एक कारण था। मैंने विजयनगर के पतन का कारण क्या, पहला आप कारण बताइए, तो पहला कारण कृष्णदेव राय की मृत्यु, दूसरा कारण उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष, तीसरा कारण उस क्षेत्र के लिए झगड़ा जो तालीकोटा का जो है युद्ध हुआ 1545 में। और इसके लिए जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा संयुक्त सेना द्वारा करारी शिकस्त, ये लोग हार गए, वहां की सेना बुरी तरह पराजित हो गई और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है ना। आगे देखिएगा इसमें, अब बीच की बातें कुछ और बताएं। एक नायक की बात करें, नायक, तो नायक क्या कौन होता था, नायक सेना का क्या होता था, प्रमुख होता था। नायक कौन होता था, सेना का। पूछेगा नायक कौन होता था, तो सेना का प्रमुख। यह करता क्या था, किलों पर नियंत्रण रखता था, जो किले बनाए गए थे उस पर क्या करता था, नियंत्रण रखता था। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहता था, यहाँ से वहां, वहां से वहां, ये नायक का काम था, ये सब होता रहता था। कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। यह कौन भाषा बोलते थे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नायक कौन भाषा बोलते थे, तो तेलुगु और कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते थे। एक चीज और आपसे पूछा जाएगा, अमर नायक प्रणाली क्या है। अमर नायक प्रणाली की बात करें, अमर नायक प्रणाली, देखिए अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी, ये बड़ा ही जरूरी अमर नायक प्रणाली। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई है। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे, ठीक है ना। एक नायक देखे, अमर नायक क्या होता था, इसको क्या बोलते थे, कमांडर, सेना का जो मेन अध्यक्ष होता था। प्रशासन के लिए राज क्षेत्र देखिए दिए जाते थे इनको। ये करते क्या थे, किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व होता था, अन्य कर वसूलते थे, वही टैक्स वसूलते थे, खजाना को भरते थे, इनका ये कारण होता था, ठीक है ना। आगे चीज बताएंगे अमर नायक प्रणाली में क्या क्या बातें होती। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोगिता घोड़ों और हाथियों को निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। मान लिए सभी के सभी खजाना में भर्ती दे देंगे, अपने लिए कुछ रख लेते थे, घोड़े हाथियों के लिए जो है रख रखाव के लिए भी कुछ रखते थे। उसके बाद ये अमर नायक जो थे युद्ध के समय राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान करते थे, है ना। अमर नायक सेना की सहायता प्रदान करना, दूसरा राजस्व के उच्च भाग मंदिर, सिंचाई साधनों के रख रखाव के लिए खर्च करते थे, जो भी टैक्स वसूलते थे। उसके बाद अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजते थे और अपनी स्वामी भक्त प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होते थे कि मैं राजा का क्या हूं, भक्त हूं। ये सब चीज बातें हुआ करती थी, ठीक चल रहा है। राजा कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करके अपना नियंत्रण दर्शाता था, कभी यहाँ कभी वहां पोस्टिंग नहीं कर देता है, यहाँ से वहां पोस्टिंग कर दिया करता था। अच्छा चलिए, इस वीडियो में और आपको क्या देखना है कि विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा, किलेबंदी तथा वहां की सड़कें और शहरी केंद्र, ठीक है ना। इस वीडियो में और देखेंगे, आपको आगे बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे। पूरा अंत तक देखते रहेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाने वाला पॉइंट दर पॉइंट, और उसके बाद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, हर क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए, तो ये लिखे हैं, प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो को अगर आपको चाहिए और नोट्स चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। पहले देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा, पूछेगी कि जल का स्रोत वहां, जल संपदा
जितने जल जहां जहां कुंड बनाए गए और जल आते कहाँ थे और वहां कैसे सारा काम होता था, जल संपदा की बात करेंगे। ठीक है ना, ये जल संपदा की बात करेंगे, ये विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा की बात करेंगे। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य शुष्क क्षेत्र स्थित, इसी कारण पानी के संचार उसके शहर तक ले जाने का व्यापक प्रबंध आवश्यक था, क्योंकि वहां का शुष्क क्षेत्र था, सुखाड़ होता था। तो वो लोग क्या करते थे, इसका जल प्रबंधन करके रखे हुए थे कि इकट्ठा करके रखेंगे और जरूरत पड़ने के हिसाब से जल का जो है उपयोग करेंगे। उसके बाद विजयनगर के भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी का निर्मित एक प्राकृतिक कुंड था। तुंगभद्रा नदी से ही ये लोग कार्य करते थे और एक प्राकृतिक कुंड था, वो भी एक जरूरी था उन लोगों के लिए। देखिए यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती, आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट के पहाड़ियों से परिपूर्ण है। इन अभी भी वहां देखने को मिलेगा। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी से मिलती थी, इससे भी इनका काम चल जाता था। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों में हौज बनाए गए थे कि वो लोग आकर सब पानी वही में इकट्ठा होगा और सिंचाई से लेकर अन्य कार्यों में हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है ना। अब एक और चीज देखिए, कमलपुरम जलाशय, ये भी पूछा जाएगा, और हिरिया नहर, दो चीजों को देखेंगे, कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से भी रहेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, हिरिया नहर और कमलपुरम जलाशय, जिसका पिक्चर आपको किताब में आपको मिलेगा। देखिए कमलपुरम जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कमलपुरम जलाशय का निर्माण कब हुआ था। अच्छा, हिरिया नहर में संगम वंश के राजाओं के द्वारा हिरिया नहर का जो है ये बनाया गया, निर्माण किया गया था संगम वंश के राजाओं के बारे में। 15वीं शताब्दी, पहले हम देखेंगे कमलपुरम के बारे में। इसके माध्यम से खेतों की सिंचाई होती थी। कमलपुरम में क्या होता था, खेतों की सिंचाई होती थी। इसके बाद इसके अलावा राजकीय केंद्र तक पानी को ले जाया करता था ये कमलपुरम जलाशय। अच्छा, ये संगम वंश की बात करें तो संगम वंश के राजाओं ने हिरिया नहर का जो है निर्माण किया। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। तुंगभद्रा नदी से ये पानी आता था और उसके बाद इसका धार्मिक केंद्र, शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटियों की सिंचाई की जाती थी। ये जो है देखेंगे, ये संगम वंश के राजाओं के द्वारा हिरिया नहर की बात करेंगे। कुछ और चीजें देख लेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट होता चलेगा। अब यहाँ की किलाबंदी और सड़क की बात करेंगे। विजयनगर की जो किलेबंदी होती थी और सड़कों की बात करेंगे, इसमें भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है इसमें। तो 15वीं शताब्दी के भारत के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब्दुल रज्जाक के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि अब्दुल रज्जाक कौन था। तो 15वीं शताब्दी भारत के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्ग में 7 पंक्ति का उल्लेख किया है। 7 वो पंक्ति बना करके इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत जो है किलेबंदी, ये जो है इसके बारे में उन्होंने बताया था। एक चीज और बताएंगे कि न केवल शहरों की बल्कि कृषि से प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र जंगलों को भी घेरा गया था, पूरा तरह से घेर दिया गया था किलेबंदी, बड़ा ही सुदृढ़ कार्य किया गया था। किलेबंदी की सबसे पहली दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों के आसपास जोड़ती थी। जैसे एक यहाँ पहाड़, एक यहाँ पहाड़, अब बीच में क्या किया, दीवार कर दिया। फिर वहां पहाड़, फिर एगो दीवार कर दिया। एगो तो पहाड़ बड़ा सा है ही, अब बीच बीच में दीवार करके पूरा का पूरा जो है पहले लोग घेराबंदी कर लेता था। ये नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर है, बॉर्डर खींच दिया गया। वो तो एक छोटा छोटा साम्राज्य होता था, तो उसको पूरी तरह से किलेबंदी की बाहरी शत्रुओं को आक्रमण नहीं हो। ठीक है ना। इसमें कहेंगे ये गारे या जोड़ने के लिए किसी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़ों फनकार थे, इस कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। फनकार ऐसे होते थे, पत्थर का टुकड़ा, और में पत्थर के टुकड़ा सही था। उस समय सीमेंट थोड़े था कि ईटा का जोड़ दिया जाएगा, पत्थर के टुकड़ों को ऐसे कर करके पूरा किलेबंदी की गई थी। कुछ और बातें बताएंगे। खेतों की किलेबंदी का मुख्य उद्देश्य अपने दुश्मनों को खाद्य सामग्री से वंचित करके रखना, उन्हें आग से बल के विवश करना। खेत को किलेबंदी कर देता था। मान लीजिए आप कुछ फसल लगाए हुए हैं, तो दोसर को आके भी उसमें से क्या होता था, अपना खेत में से अपना तोड़ लिया, काट लिया। तो इसके लिए क्या करे, दुश्मन सबके लिए किलेबंदी बना दिया गया। वो लोग लाचार हो जाए, खाने पीने का ना मिले, तब ये भी काम होते थे। ठीक है ना। दूसरे, किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी होती थी, चारों ओर किलेबंदी कर दिया जाता था। दूसरी बात, तीसरी, शासकीय घेरों को केंद्र गया, जिसके महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था।
देखिए दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहरों के मुख्य सड़कों से जोड़ती थी। ये वो चारों तरफ से घेर के एगो मुख्य द्वार होता था, वहीं से एंट्री करना है और जो सड़क को आपस में एक दूसरे से जोड़ती थी। ये भी एक बड़ा ही पड़। एक और चीज बताइए, प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब, साथ ही साथ द्वार के ऊपर बनी गुंबद इंडो इस्लामिक शैली के लिए। देखिए ये जो देख रहे हो ना, ये देखो ये गुंबद है, ये गुंबद है। और यहाँ पर देखिएगा ये तोरण द्वार इसको बोलते हैं। आप कभी शादी विवाह में जाइएगा तो ऐसे किया रहता है तोरण द्वार। तो पूरा घेर के एगो जो मेन जो एंट्री जहां पर होता है, तो एक तो ऊपर गुंबद बना हुआ रहता था तोरण। ये पूछेगा कि इसकी शैली कैसी थी, तो ये जो बता देंगे कि प्रवेश द्वार बनी मेहराब, साथ ही द्वार के ऊपर गुंबद इंडो इस्लामिक शैली के उदाहरण माने जाते हैं। इंडो इस्लामिक शैली को ये देख रहे हो, लग रहा है कि मुस्लिम मतलब ये पूरी तरह से देखने से ही लग रहा है, तो ऐसी शैली इनकी बनी हुई। चलिए अब शहरी केंद्र की बात करें। देखिए यहाँ के शहरी केंद्र, तो पुरातत्वविदों ने शहरी केंद्र के उत्तरी पूर्वी कोना से परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई। देखिए वहां चीनी मिट्टी भी मिला। आप लोग चीनी मिट्टी देखे होंगे, कप वगैरह प्लेट वगैरह चीनी मिट्टी का फूट जाता है, तो उस समय था, ऐसा नहीं था कि वो चीनी मिट्टी नहीं था, उस समय था चीनी मिट्टी, लोगों को मिला। और उनका यह सुझाव हो सकता है कि इन स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते हो, मुस्लिम मोहल्ला भी था, ये भी हो सकता है। देखिए एक चीज और दिमाग में रखें, पुर्तगाली यात्री बारबोसा, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बारबोसा के बारे में। ये पुर्तगाल से आया हुआ एक यात्री था, जो इसको हम लोग क्या नाम है इसका, बारबोसा। सामान्य लोगों के आवाज के बारे में कहा, बारबोसा ने कहा था कि जो है लोगों के आवाज छप्पड़ के थे फिर भी मजबूत थे। यानी बारबोसा ने क्या बताया कि छप्पड़ का था आवाज लेकिन मजबूत बना हुआ था। ये पुर्तगाल से आया हुआ जो यात्री था, इसका नाम था बारबोसा। उन्होंने भी कुछ क्या बोलते हैं, विजय का नगर, इसका नाम है विजय नगर, यानी विजय का नगर है ना। तो इसको जो है बारबोसा ने कुछ और बातें बताई। देखिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण इंगित करते इस पूरे क्षेत्र में भविष्य पूजा स्थल और छोटे छोटे मंदिर भी थे। आगे चल के आपके मंदिर के बारे में अंत तक देखते रहेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। सर्वेक्षण से यह इंगित होता है कुआं, बरसात के पानी वाले जलाशय, और ये साथ में बहुत सारे चीज हुआ करते थे। देखिए आगे इस वीडियो में हम कौन कौन चीजों को ध्यान रखेंगे। राजकीय केंद्र, सभा मंडप, महानवमी डिम्बा, कमल महल, हजार राम मंदिर, और धार्मिक केंद्र में कौन कौन देखेंगे, गोपुरम मंडप, विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर और पंपा देवी का मंदिर। इन सब चीजों का इस वीडियो में आगे देखेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने वाला। चलिए राजकीय केंद्र की बात करें। ये राजकीय केंद्र की बात करें तो देखिए राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था, है ना, परंतु इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। यहाँ पर पूरा का देखिए, ये चैनल का नाम है विद्या निकेतन, ठीक है ना। OMG का मतलब होता है ओ माई गॉड। ये देखिए, तो यहाँ पर विद्या निकेतन की बात करें। देखिए राजा का भवन की बात करें तो सभा मंडप और महानवमी डिम्बा, ये दोनों को क्लियर कर लेते हैं। ये राजा का भवन, इसमें दो चीजें, दो भागों में दो चीजें आपको दिमाग में रखना है, एक तो सभा मंडप और दूसरा महानवमी डिम्बा। देखिए सभा मंडप होता कैसा था, तो सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें आसपास निश्चित दूरी पर लकड़ी के साधनों के लिए छेद बने हुए थे। महानवमी डिम्बा, यहाँ देखिए आगे डिब्बा या डिम्बा या डिब्बा, चलिए आगे देखते हैं। राजकीय केंद्र में अन्य भवन की बात करें, एक कमल महल और हजार राम मंदिर, जैसा कि बताए थे हजार राम मंदिर, ये आपको देखनी है। यह क्या था, राजकीय केंद्र की सबसे सुंदर भवनों से एक था। एक सबसे सुपर क्लास का भवन होता था जिसको बोलते हैं कमल महल, और इसका नामांकन 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। इसका नाम क्या रख दिया था, कमल महल। आज आप जाइएगा दिल्ली में तो लोटस टेम्पल देखने को मिलेगा, लोटस टेम्पल, कमल मंदिर, एक बार बोलिएगा तो गूंजता है, बोलते ही पूरा गूंजने लगता है, कितना देर तक गूंजते रहता है, ठीक है ना। यह एक देखिए परिषदीय संरचना जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। एक क्वेश्चन पूछेगा कि राजा जो है अपने परामर्श देने वाले लोगों से कहां मिलता था, तो कहां मिलता था, कमल महल, वहीं पर बैठा करके और राय विचार परामर्श किया करता था। हजार राम मंदिर पर ध्यान देंगे, हजार राम मंदिर ध्यान दीजिएगा। यह राजकीय केंद्र में स्थित एक सुंदर मंदिर था।
इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा किया जाता था। हजार राम मंदिर में सब कोई नहीं जाता था, केवल राजा और उसके परिवार के लोग जाया करते थे, प्रयोग करते थे। इसकी आंतरिक दीवारों पर रामायण के चित्र मिलते हैं। रामायण का जो भी राम जी का, सीता जी का, उनके विवाह का, ये सारे चित्र आपको उसके हजार राम मंदिर के दीवारों पर मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए विजयनगर साम्राज्य का धार्मिक केंद्र की बात करें थोड़ा सा। इस पर ये OMG क्या लिखे या देखिए, भगवान की बात है, यहाँ देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के उत्तरी भाग को धार्मिक केंद्र की संज्ञा दी। पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य के उत्तरी भाग को जो है धार्मिक केंद्र की संज्ञा दी गई है। देखिए एक चीज और पॉइंट में देखेंगे, स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ पहाड़ी रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के राज, देखिए बाली और सुग्रीव के बीच आप जानते हैं झगड़ा हो रहा था, दोनों भाइयों के बीच। राम जी ने क्या किया, बाली का वध किया था। तो इन सारी यही जगह है, यही जो है गुफा था, और यहीं पे वो था क्या बोलते हैं कि पहाड़ पूरा चारों तरफ से गुफा में बाली रहता था। रामायण में आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो यहाँ देखिए अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी, नोट कर लीजिएगा, वहीं पर एक मातृ देवी थी जिनका नाम क्या था, पंपा देवी। उसी को कहते हैं पंपा देवी ने इस पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो था साम्राज्य के संरक्षक देवता था, शिव के रूप में माना जाता है। विरूपाक्ष जो हम बता रहे हैं ना, जो रावण लेकर के जा रहा था, तो ये शिव का ही आपको, ये शिव का हम लोग आपको बताए थे कि शैव का ही प्रतिमूर्ति की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है एक चीज और बताएंगे, और जो विरूपाक्ष जो यहाँ की बात करेंगे तो शिव के एक रूप माने जाते थे, से विवाह के लिए तप किया था। यहाँ पर पंपा देवी की बात करेंगे तो पार्वती का स्वरूप कर लेंगे, और इसको आप शैव का जो है शिव की बात करेंगे। विरूपाक्ष मंदिर, इन्होंने क्या किया था, शिव को अपना पति बनाने के लिए यहाँ पर तप किया था। अच्छा एक मिनट, यहाँ से जैन मंदिर भी मिला है, जैन मंदिर, जैनों का जो है ये मंदिर मिला हुआ है। देखिए विजयनगर के स्थान का चयन विरूपाक्ष या पंपा देवी के मंदिर के अस्तित्व में प्रेरित हो। देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो बता रहे हैं, यानी कि पंपा देवी के मंदिर का अस्तित्व से प्रेरित हुआ है। देखिए विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। विरूपाक्ष जो अब शिव की बात करेंगे, ठीक है ना, उसमें एक चीज और देखिए, सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में विरूपाक्ष शब्द अंकित थे। सब जगह क्या था, विरूपाक्ष लिखा हुआ था। कन्नड़ भाषा में विरूपाक्ष जो है लिखा हुआ था, कन्नड़ भाषा में। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ सारे के सारे यहाँ पर मिलेंगे। दक्षिण भारत की बात बता रहे हैं ना सभी के सभी। देखिए शासक देवताओं से अपने गहन संबंध के संकेत के रूप में हिंदू, देखिए सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। इस शब्द का अर्थ है हिंदू सुल्तान, जिसका नाम है सूरत राणा। चलिए विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता आपको बताते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता तो देखिए, विरूपाक्ष देव को शिव का रूप माना जाता है, जो कि पहले ही आपको बता दिए हैं, शिव का। और वहीं जो है रावण क्या किया था, रावण जो शिव को लेकर जा रहा था, मान्यता है, कोई देखने तो नहीं गया है, त्रेता युग की बात है, तो ये माना जाता है कि यही जो है ये इसी की बात कर रहे हैं ना। विरूपाक्ष देव को शिव का रूप माना जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास का, ये भी आप क्वेश्चन देखिएगा ऑब्जेक्टिव में। इस मंदिर के सामने बना मंडप, देखिए कृष्णदेव राय ने अपने राजरोहण के उपलब्ध में बनवाया है। वहां पर एक बनाया है, जो राजा कृष्णदेव राय ने वहां एक बनाया है, जो कि अपने राजरोहण के उपलब्ध में बनाया था। पूर्वी गोपुरम के नाम का श्रेय भी कृष्णदेव राय का भी उन्हीं को श्रेय जाता है। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए, वहां सभा भी बना है मंदिर में, वहां विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। इसमें से कुछ ऐसे जो थी जिसमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटकों के विशेष कार्यक्रम के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवता के विवाह के उत्सव पर आनंद बनाने, कुछ अन्य प्रयोग देवी देवताओं को झूला झूलने के लिए किया जाता था। जैसे मान लीजिए झूला झूलने के लिए किया जाता था, तो मेन था उसमें कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी में क्या होता है, झूला झूलाया जाता है बाल कृष्ण को। और पूजा की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण होता है रामनवमी, और एक होता है अभी बीता है शिवरात्रि। हाँ, उसमें भगवान शंकर और पार्वती का क्या होता है, विवाह का जो है उसमें पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है। तो इसी के लिए बनाया गया था कि वहां देवी देवताओं का झूला झूलाया जाएगा, और उनके शादी विवाह, इंगेजमेंट या
क्या डे मनाते हैं उसको? एनिवर्सरी। हाँ, एनिवर्सरी पर उत्सव जो मनाया जाएगा यहीं पर आके मनाया जाएगा। ये सारा का सारा यहाँ पर होता था। देखिए वहां भी। अब कुछ और बातें हम देखेंगे कि विठल मंदिर की विशेषता। चलिए विठल मंदिर की विशेषता पर देखेंगे। तो विठल मंदिर की विशेषता करें कि सबसे सुंदर मंदिरों में से एक था विठल मंदिर, ठीक है ना। यहाँ प्रमुख देवता विठल थे जिन्होंने विष्णु का रूप। अच्छा, विठल ध्यान में रखिएगा, विठल को विष्णु का हम ये रूप मानेंगे। विठल देव भगवान विठल यानी विष्णु, ठीक है ना। और यहाँ विरूपाक्ष मतलब शिव, और विठल को ध्यान रखेंगे तो विठल देवता जो विठल थे विष्णु का रूप थे। इस मंदिर में कई सभागार देखिए रथ के आकार का, ये आप देखेंगे रथ, ये आपको कहाँ देखे हैं आप लोग? देखे हैं आप? देखे, हम बताते हैं कहाँ। अब नोट पे इसको देखे होंगे, 50 रुपए के नोट पर ये आप देखेंगे, है ना। ये उस समय का ये कलाकृति है, उसमें डाला गया है। ये विठल मंदिर की विशेषता देखिए, बड़ा ही अनूठा मंदिर था ये। सभागार रथ के आकार का होता था, लग रहा है रथ चल रहा है या यही सभागार बना। कितना सुंदर कलाकृति था उस समय का, गजब कलाकृतियां थी इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे इसमें। जैसा कि आपको बता दिए है कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, ये चीज आपको हमने बताया है। आगे चलिए इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। ये आप देखिए, इसमें जो है ये मंदिर आप बहुत बढ़िया से आप देख रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। इसका कंप्लीट आप देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का संपूर्ण जो इतिहास आपको पता चल गया। उसके बाद विजयनगर का ये गहरा इतिहास कैसे था ये भी कंप्लीट आपका हो गया। अब आपको कुछ जो है उसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे, जो पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है, चूंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, 2 पार्ट में बनाने होंगे, तो इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा का पूरा आपको कंप्लीट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अंत तक देखते रहे हैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बड़ा ही महत्वपूर्ण ढंग से आपको क्लियर किया जाएगा। इसको जो है आप क्या कीजिएगा कि एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगला वीडियो के लिए नेक्स्ट कल आपको फिर से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए।